जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। यहाँ आपके लिए 20 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपर में छपेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। आपसे पूछा कि संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया था। यह ध्वज स्वतंत्र भारत का प्रतीक बना। इसका डिजाइन जो किया था पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। इसका संरचना की बात करें तो ऊपर गहरा केसरिया है, बलिदान और साहस का प्रतीक, बीच में सफेद है, शांति और सत्य का प्रतीक, प्लस बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। नीचे जो है गहरा हरा रंग विश्वास और उर्वरता का प्रतीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है और उसकी निष्पक्षता बनाए रखता है। उपाध्यक्ष अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्ष के कार्यभार को संभालता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 85 संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 97 संसद के सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 100 संसद के मतदान और कार्यप्रणाली से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात में स्थित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात में स्थित है। बताइए राइट आंसर इसका क्या है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी का वाव। रानी का वाव जो है या गुजरात में है या आपका गुजरात में हो जाता है। रानी का वाव, रानी की वाव एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआं है जो गुजरात के पाटन में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में कराया था। 2014 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो हुमायूं मकबरा जो है या दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में, अलाई दरवाजा या भी दिल्ली में ही है, अभी यह भी दिल्ली में, और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 को गाडगिल योजना कहा जाता है। इसे गाडगिल योजना कहा जाता है। यह योजना डीआर गाडगिल समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनाना। इसमें विशेष जोर कृषि और खाद्यान्न उत्पादन पर दिया गया। लेकिन 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और लगातार सूखे कारण यह योजना असफल रही। बाकी विकल्पों की बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना तो यह 1956 से 61 के बीच महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, भारी उद्योगों पर जा रहा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 कृषि और सिंचाई पर फोकस था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य किरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम सूर्य किरण है। यह हर साल दोनों देशों में बारी बारी में आयोजित होता है। इसके पीछे उद्देश्य है आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग, आपसी सामरिक तालमेल और मित्रता बढ़ाना, आपदा प्रबंधन और शांति स्थापना अभियानों में संयुक्त अभ्यास करना। बाकी विकल्पों की बात का संप्रीति या भारत बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण की बात करें
तो भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास, और इंदिरा की बात करें तो यह भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और प्रबल की बात करें तो यह कोई द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 21 नवंबर को। हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसके मनाने का, तो मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के महत्व पर जोर देना, मछुआरों की जीवन और आजीविका की सुरक्षा करना, सतत मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना। बाकी यहां बात हो रही नवंबर माह की, चलिए नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 नवंबर को कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस प्लस लोक प्रशासन दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। तो 17 नवंबर गुरु नानक जी की जयंती मनाते हैं। यह तारीख बदलती रहती, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 20 नवंबर को बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर अभी हम लोग पढ़े थे विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। 29 नवंबर को फिलिस्तीन एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। यह आंकड़ा 2001 की जनगणना 933 से थोड़ा बेहतर हुआ था। सबसे अधिक लिंगानुपात 2011 जनगणना के साथ केरल का है। यहां पर 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा राज्य का, यहां पर जो है 879 है 1000 महिलाओं पर। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रथम गणतंत्र दिवस की परेड पर प्रमुख अतिथि कहां से थे। आपसे पूछा है कि प्रथम गणतंत्र दिवस की परेड पर प्रमुख अतिथि कहां से थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुर्कोलो मुख्य अतिथि थे। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। गणतंत्र दिवस परेड पर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपसे पूछा है कि लावड़ी जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से ढोलकी की ताल पर किया जाता है। विषय इसका है समाज, राजनीति, रोमांस और भक्ति। बाकी बात हो रही है महाराष्ट्र की, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाते हैं। राजधानी है मुंबई, राजभाषा है मराठी, लोक नृत्य है यहाँ की लावड़ी तमाशा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यहाँ है अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। आपसे पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 279 ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें सदस्य जो होते हैं राज्य सरकारों के वित्त मंत्री या कर मंत्री। इनका कार्य क्या है, तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित नीतियों और दरों पर सिफारिश करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपसे पूछा है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का प्रावधान सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय
योजना 1951 से 56 में लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई का विकास था। पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में नेशनल प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग 1950 में स्थापित द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष 2015 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई। अगर आपको एग्जाम के लिए बताएं तो मौलिक अधिकार ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका देश से प्रेरित है। समानता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया। निदेशक तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर से लिया गया। ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 67। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 बी में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाने की प्रक्रिया दी गई है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से बहुमत से पारित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति केवल इस निर्णय को औपचारिक रूप से लागू करते हैं, हटाने की शक्ति संसद के पास हो। अनुच्छेद 63 जो दिया हुआ है चलिए आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हैं। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के पदेन सभापति संबंधित है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव दिया गया। अनुच्छेद 67 कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया दी गई उपराष्ट्रपति के बारे में। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सांची का स्तूप। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 200 का नोट 2017 में जारी किया था। इसके पिछले हिस्से रिवर साइड पर सांची स्तूप यानी कि मध्य प्रदेश की तस्वीर छपी हुई है। सांची स्तूप भारत की बौद्ध कला और धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। अन्य विकल्प क्यों गलत है तो लाल किला का चित्र जो है 500 रुपए के नोट पर चित्रित है। एलोरा की गुफाएं जो 20 रुपए के नोट पर इसका चित्र अंकित है। और मंगलयान 2000 के नोट पर इसका चित्र अंकित था। किसके 2000 के नोट पर इसका चित्र अंकित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह रेड प्लेनेट कहा जाता है। आपसे पूछा है कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत है। किसके कारण यह भी पूछ लेते तो आयरन ऑक्साइड के कारण। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। बौना ग्रह प्लूटो को हटाकर सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है बुध ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो वरुण ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, तो बुध है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो अभी हम लोग पढ़े मंगल ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह जो कहा जाता है पृथ्वी को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा पीसी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। आपसे पूछा कि महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था, जिसका कार्य पीरियड था 1956 से 61 के बीच इसका कार्य पीरियड था। महालनोबिस मॉडल भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित था। इसका उपयोग भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई विकास पर था। सिंचाई विकास पर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है। आपसे पूछा है सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान जोहर कप हॉकी का एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो मलेशिया में खेला जाता है। भारत की जूनियर हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में कई बार जीत हासिल की। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी माने जाते हैं। चलिए हॉकी संबंधित महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, हालांकि यह आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। हॉकी विश्व कप का आयोजन
आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक हॉकी स्वर्ण पदक, कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत का पहला हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? आपसे पूछा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह बांध महानदी पर बना गया। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1957 में पूरा हुआ। यह विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, लगभग 26 किलोमीटर लंबा। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन है। यह बांध संबलपुर जिले में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? यह भी एग्जाम में पूछा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, उड़ीसा महानदी पर बना है, लंबाई से 26 किलोमीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है, उत्तराखंड में भगीरथी नदी पर बना हुआ है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। वे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वर्तमान पाकिस्तान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया जिसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं। वे महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? आपसे पूछा है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के हम्बनटोटा जिले में स्थित है। यह हिंद महासागर के प्रमुख सामरिक बंदरगाहों में से एक है। इसे चीन की सहायता से विकसित किया गया और बाद में श्रीलंका ने इसे 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर दे दिया। यह बंदरगाह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पाकिस्तान यहाँ प्रमुख बंदरगाह कराची और ग्वादर है। मालदीव यहाँ माले प्रमुख बंदरगाह है। बांग्लादेश यहाँ चटगांव और मोंगला बंदरगाह प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है? आपसे पूछा कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल ने भारत के 562 रियासतों का एकीकरण करके अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुजरात में स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है भी इनके सम्मान में बनाई गई है। बाकी विकल्पों की बात करें तो इंदिरा गांधी इनकी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को होती है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस के रूप में मनाते हैं इनके जन्मदिन को 14 नवंबर को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है? आपसे पूछा कि कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।